हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स। फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया बायंसी, बायंट फोर्स, और उसमें हमने ये देखा कि आप यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड का मतलब चाहे वो लिक्विड है या वो गैस है, किसी भी फ्लूइड में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे इंसर्ट करते हो तो वो जो फ्लूइड है उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? बायंट फोर्स। उसका क्या होता है? नाम होता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायंसी बोलते हैं। तो ये एक बात तो पक्की हो गई कि जब भी मैं किसी बॉडी को एक फ्लूइड में इमर्स करता हूं तो वो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको बोला जाता है बायंट फोर्स। और इसका मैंने रीजन आपको बताया था, और मैंने आपको एक सरल वे भी बताया था इसको याद रखने का कि मान लो जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी फ्लूइड में डालते हो तब वो ऑब्जेक्ट का उस फ्लूइड में आना फ्लूइड को पसंद नहीं आता, तो फ्लूइड क्या करता है? उसके ऊपर फोर्स लगानी स्टार्ट करता है ताकि वो बाहर चला जाए। और वो फोर्स कैसे लगेगी? ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपने उसको ऐसे डाला तो वो ऐसे भेजने की कोशिश उसको करेगा। तो ये तो है बायंट फोर्स, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बायंसी होती क्या है। क्लियर है? ओके। उसके बाद एक और आपके साथ में एक्टिविटी डिस्कस कर लेता हूं जो आपकी बुक में दे रखी है। यहां पे हमने एक स्टोन को एक स्ट्रिंग के साथ बांधा और मैंने ये चेक किया कि स्टोन को बांधने के बाद यहां पे कितना स्ट्रेच हुआ स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने इसको एक बीकर में रखे हुए लिक्विड में इमर्स किया और फिर मैंने देखा कि इसमें जो स्ट्रेच है उसको क्या हुआ। देन आई ऑब्जर्व्ड दैट कि जब ऐसे मैंने इसको रखा हुआ था तो स्ट्रेच ज्यादा था, और फिर मैंने इसको जब लिक्विड में डाल दिया तो स्ट्रेच जो है वो कम हो गया। इसका मतलब है यहां पे स्ट्रेच करवाने वाली फोर्स कौन सी थी? उसका वेट। यहां पर भी वेट तो है ही है, पर वेट में से कुछ चीज बैलेंस कौन कर देगा? बायंट फोर्स। सो दैट मींस वेट में से जब बायंट फोर्स को माइनस करोगे, जो बची हुई फोर्स है वो इसको एक्सटेंड कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अब बची हुई जो फोर्स होगी वो वेट से कम होगी, क्योंकि वेट में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, उसको बोला बायंट फोर्स। तो यहां पर भी बायंट फोर्स आ गई। तो अब एक बात तो हमें पक्की हो गई है, जब भी हम किसी फ्लूइड में, लिक्विड में या गैस में किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं, चाहे थोड़ा सा करो इमर्स या ज्यादा करो, पार्शियली करो या फुली करो, वो लिक्विड उसके ऊपर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, और उसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स को बायंट फोर्स। अब क्वेश्चन ये है कि बायंट फोर्स तो जी हमें लग गई पता कि लगेगी, हमें ये पता लग गया कि बायंट फोर्स लगती है, पर क्वेश्चन अब ये है कि बायंट फोर्स कितनी लगती है? हाउ मच? क्वेश्चन मार्क। ऐसे क्वेश्चन मार्क। अमाउंट बताओ अब आप, कितनी लगेगी? 10, 50, 100, 200, 300, 400, कितनी? दो चीजें हैं बायंट फोर्स के बारे में। पहली चीज लगेगी ये पता होना चाहिए, एंड वो आपको पता है कि किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली आप किसी फ्लूइड में इमर्स करोगे तो वो बॉडी उसके ऊपर बायंट फोर्स लगाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, पर अगला क्वेश्चन अब इसमें ये जुड़ गया कि पता तो है लगेगी, पर ये नहीं पता कि कितनी लगेगी। उस कितनी का आंसर किसने दिया? आर्किमिडीज ने। किसने दिया? आर्किमिडीज ने। और आर्किमिडीज ने कैसे आंसर दिया उसका? एक प्रिंसिपल के थ्रू, और उसको बोला जाता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है उसको? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो बायंट फोर्स लगती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो कितनी लगती है, हाउ मच, किसके इक्वल होती है, उसका आंसर हमें आर्किमिडीज देता है। तो चलो अब हमने करना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हेडिंग डालते हैं यहां पे, दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ओके, सो इफ समवन आस्क यू कि बायंट फोर्स कितना लगेगी, कितना अमाउंट लगेगा, उसका क्या वैल्यू होगी उसकी, वो कैसे पता लगेगा, उसका आंसर हमें किसने दिया? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। तो इसको लिख लेते हैं पहले। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी
is immersed in a fluid partially or fully. It states that when a body is immersed in a fluid partially or fully, then fluid exerts a buoyant force on the body which is equal to the weight of the fluid displaced. ये है जी अब समझने वाली बात. मैं आपको बोल रहा हूं कि आर्किमिडीज ने हमने इसका आंसर दिया, आर्किमिडीज ने हमें इसका आंसर दिया कि बायंट फोर्स लगेगी कितनी, कितनी लगेगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. क्या मीनिंग है इसका? मेरे पास एक बीकर में एक फ्लूइड पड़ा है, मैं लिक्विड ले लेता हूं इस केस में. अब मैंने एक बॉडी को इसमें इमर्स किया फुल्ली, ऐसे, ठीक है जी. अब जब मैंने इस बॉडी को इसमें फुल्ली इमर्स किया तो पहली बात आपको ये समझनी है कि इसने इस जगह पर आने के लिए यहां से फ्लूइड को साइड में किया होगा. इस बॉडी ने यहां पर बने रहने के लिए या यहां पर आने के लिए, मान लो ये ब्लॉक जब ऊपर से नीचे आया तो ये फ्लूइड को बोल रहा है चलो चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, और इसने हटा दिया और जितनी जगह इसको चाहिए थी उसने यहां पे बना ली और यहां पे रह गया, वो आ गया. अब क्या है, वही डिस्प्लेस किया हुआ लिक्विड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तब ये बाहर जाएगा, वो अलग स्टोरी है. क्वेश्चन में ये आपसे अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये है कि जो बाइंड फोर्स अब इस पे लगेगी वो कितनी लगेगी, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड. अब इसके अंदर आने से फ्लूइड जो है साइड में हुआ है या इसने फ्लूइड को साइड किया है, जो साइड किया हुआ फ्लूइड है उसी को बोल रहे हैं हम फ्लूइड डिस्प्लेस्ड. ये बात आई पहली बात समझ में. फ्लूइड डिस्प्लेस्ड वो वाला फ्लूइड है जिसको इस बॉडी ने अंदर आके साइड में कर दिया. मुझे उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट निकालना है. अगर मैं निकाल पाया तो वही मेरी बाइंड फोर्स होगी. ओके, तो हम मान लेते हैं कि यहां पे जो लिक्विड की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अज्यूम कर लेते हैं रो एल, और आपको पता ही होगा डेंसिटी होती क्या है एक्चुअली, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम, और इसको सिंबल्स की फॉर्म में अगर हमें लिखना हो तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन वी. क्लियर है? ओके, तो इसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड मैंने मान ली रो एल. ओके, अब मुझे निकालना है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. कैसे निकालेंगे? अच्छा, वेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, m इंटू जी, और ये mg मुझे किसका निकालना है, ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. इसको ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करके लिखूं, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और g तो बेटा g रहेगा हमेशा, उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ इस m को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन से मैं m को क्या लिख सकता हूं, रो इंटू वी इज इक्वल टू एम. अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं और मैं डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मास के इक्वल होता है. तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, m को मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऐसे लिख सकता हूं, इंटू जी.
तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया उसकी डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी तो पूरे लिक्विड की सेम ही है, और कितनी है? रो एल। सो रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? वी एल इंटू जी। अब थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, अपनी वीडियो को पॉज करके सोचना कि ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है कितना होगा। मतलब इस बॉडी ने अंदर आके कितना वॉल्यूम पानी का या लिक्विड का साइड में किया होगा। पॉज करो, सोचो, सोच लिया? जब इस बॉडी को आप अंदर लेके आए तो इसने कितना वॉल्यूम इस फ्लूइड का डिस्प्लेस किया, जितना इसका अपना वॉल्यूम है। यार अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं कितने पानी को डिस्प्लेस करूंगा? जितना मेरा अपना वॉल्यूम है उतना मैं साइड में कर दूंगा। तो अब इसकी अगर मैं बात करूं बॉडी की, इसका वॉल्यूम हम मान लेते हैं V और डेंसिटी मान लेते हैं बॉडी की रो। ये बॉडी का पैरामीटर है, ये बॉडी के पैरामीटर्स हैं। तो अब इन गिवन फिगर कॉमा वी एल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब आप सोचोगे कि सर अगर मैं इसको आधा ही डालता, यहां पे मान लो मैं इसको ऐसे आधा डालता और ये आधा अंदर होता, या 1/3 अंदर होता, 1/4 अंदर होता, तो VL उतना ले लेते आप। मान लो ये हाफ अंदर होता तो यहाँ पे VL इज इक्वल टू V ना लेकर आप लेते VL इज इक्वल टू V/2। अगर ये जो अंदर पोर्शन है इसका ये 1/3 है तो आप उसको V/3 लेते। तो जितना वॉल्यूम बॉडी का फ्लूइड के अंदर है वो उतना ही तो डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया हो तो मैंने पूरा उसके इक्वल ले लिया। तो जितना आप डिस्प्लेस करवाओगे उतनी आप वैल्यू ले लोगे उसकी। समझ में आ रही है बात? सो ये हो गया VL इज इक्वल टू V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। सो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या हो गया? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू रो एल VG। पर मुझे इन जनरल लिखना है। इन जनरल वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन जनरल इज इक्वल टू रो एल VL G, और यही मेरी क्या होती है बेटा? बायंट फोर्स। तो समझ लो बायंट फोर्स या वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जनरली रोएल VLG। रोएल VLG, रोएल क्या है? उस लिक्विड का डेंसिटी जिसको डिस्प्लेस किया बॉडी ने। VL क्या है? लिक्विड का वो वाला वॉल्यूम जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया, और बॉडी ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा? जितना बॉडी खुद अंदर होगी। अगर पूरा अंदर है तो पूरा डिस्प्लेस करेगी, हाफ है तो हाफ है, 1/4 है तो 1/4 है। इतनी बात आई आपको समझ में? तो बॉडी को पार्शियली अंदर डालूं मैं या मैं उसको फुली अंदर डालूं, कितनी बाइंड फोर्स लगेगी? जितना वो लिक्विड या फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस करेगी बॉडी। और ये किसने बोला? आर्किमिडीज ने, इसलिए इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लिखो इसको जल्दी से। चलो अब इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। स्टोरी में क्या था कि एक जगह थी, एक गांव था, उसका एक राजा था, और वो जो राजा था वो सोने का क्राउन पहनता था, गोल्ड क्राउन। तो ऐसे ही एक बार हुआ कि उसी के गांव के एक यू कैन से इंसान ने, एक पर्सन था उसके गांव में, उसने क्या किया? चोरी छिपे उसका जो क्राउन है वो रिप्लेस कर दिया। उसका एक्चुअली गोल्ड क्राउन था, राजा का जो असली क्राउन था वो गोल्ड क्राउन था, पर उसके गांव के एक इंसान ने क्या किया? चोरी छिपे करते हुए वो जो क्राउन है वो रिप्लेस कर दिया। और वो क्राउन जब उसने रिप्लेस किया तो वो उसने हल्की क्वालिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। मतलब
था तो सही उसमें गोल्ड, पर उतना नहीं था। तो आप बोल सकते हो कि वो मिक्स सा था, तो प्योर गोल्ड नहीं था। जो असली क्राउन था राजा का वो प्योर गोल्ड था, पर जब उसने इंसान ने उसको रिप्लेस करके रखा तो वो खराब सा कोई गोल्ड क्राउन था, पर दिखने में चमक रहा था, पर एक्चुअली में उसमें गोल्ड नहीं था। आप कह सकते हो मिक्सिंग थी उसमें बहुत सारी। तो अब जब राजा को इस बात का पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ है, तो देखने में तो उसको नहीं पता लग रहा था, देखने में तो उसको नहीं पता लग रहा था कि यार ये मेरे असली वाला है या किसी ने इसको रिप्लेस करके दूसरे वाला रख दिया है। तो सडनली आर्किमिडीज आए, आर्किमिडीज वही प्रिंसिपल वाले, आर्किमिडीज आए और उन्होंने बोला कि नहीं मैं बता सकता हूं। तो राजा ने बोला अच्छा आप बता सकते हो? तो राजा ने बोला कैसे? अब राजा सोच रहे थे पता नहीं कोई मशीन लाया होगा, कुछ लाया होगा। नहीं, आर्किमिडीज ने बोला कि वही जो अभी मैंने प्रिंसिपल आपको बताया, सिखाया, उसी प्रिंसिपल की नॉलेज के बेस पे आर्किमिडीज ने बता दिया कि कौन सा क्राउन जो है वो असली है और असली प्योर गोल्ड का है, और कौन सा जो दूसरा क्राउन है वो नकली है। मतलब दो क्राउन्स थे आर्किमिडीज के पास, एक प्योर गोल्ड का और एक मिक्स वाला, नकली वाला। तो असली वाला जो प्योर गोल्ड का था वो आर्किमिडीज ने बता दिया इस प्रिंसिपल को यूज करके कि ये वाला है। अब वो कैसे बताऊं? एक काम करो, आप पहले खुद सोचो एक बार कि ये जो प्रिंसिपल मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसको आप कैसे यूज करोगे अगर आप आर्किमिडीज की जगह होते और आपको इस प्रिंसिपल की नॉलेज थी, और आपको अगर राजा चांस देते कि यार ये दो क्राउन्स हैं, इनमें से आपको बताना है प्योर गोल्ड का कौन सा है, तो आप इस प्रिंसिपल का यूज कैसे करते और ये कैसे चेक करते कि ये वाला असली और ये वाला नकली है? वीडियो को पॉज करो, आराम से सोचो, जब सोच लो उसके बाद ऑन करके इसको फिर सुनना। चलो डिस्कस करते हैं। यहां पे भी मैं आपसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो बेटा यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि एक लाइक दिस क्राउन बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। एक ये क्राउन है, क्लियर, और एक ये क्राउन है। इसको बोलते हैं क्राउन 1, इसको बोलते हैं क्राउन 2। इसमें से एक प्योर गोल्ड और एक नकली है, मुझे नहीं पता कौन सा है। प्योर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने दो बीकर लिए, उनमें मैंने पानी डाल दिया। बहुत इजीली है, अवेलेबल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपने दो बीकर लेने और उनमें पानी डाल देना, पानी अवेलेबल है, बीकर्स अवेलेबल है। आपने क्या करना, इन दोनों क्राउन्स को यहां पे इनमें डालना। अब होगा क्या कि इन दोनों क्राउन्स में से इस सरफेस के, ये जो टॉप वाला सरफेस है, एक क्राउन तो इसके ऊपर रहेगा ज्यादा और एक इसके ऊपर रहेगा कम। मतलब डाल दोगे, जब आप छोड़ दोगे, आपने क्या किया, बीकर लिया, पानी डाला, क्राउन उठाए और इसमें डाले। थोड़ी देर के बाद जब आपने देखा तो इसको ऐसे समझो कि एक क्राउन थोड़ा ज्यादा डूबा हुआ होगा इसमें और दूसरा क्राउन थोड़ा कम डूबा हुआ होगा। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? फिर से सुन लो। बीकर लिया, पानी डाला, दोनों क्राउन्स को इसमें डाल दिया, छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने आके देखा कि इन दोनों क्राउन्स में से एक क्राउन तो इस पानी के लेवल के नीचे थोड़ा ज्यादा था और दूसरा इस पानी के लेवल के नीचे थोड़ा सा कम था। मतलब एक कम डूबा हुआ था और एक ज्यादा डूबा हुआ था। ये पॉइंट आया समझ में आपको? अब थोड़ा सा बाइंड फोर्स पे चलते हैं। देखो, अब होगा क्या कि जब वेट किया होगा इसका, जब वेट किया होगा तो सेम ही होगा। मान लो कि जब राजा ने इसका वेट किया था तो इसका वेट आया m = 5 kg और इसका भी m कितना आया, 5 kg। पर है तो एक असली और एक नकली, वो बताना है मुझे। चलो, अब डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड जो होगी वो ज्यादा होगी डेंसिटी ऑफ इम्प्योर से, या जो नकली आपका क्राउन है उसमें जो गोल्ड लगा होगा, इस पूरे की जो डेंसिटी है, मतलब नकली वाले की जो डेंसिटी होगी वो असली वाले से कम होगी। इतनी बात आपको समझनी है, कॉमन सेंस है।
जो असली सोना होता है, प्योर गोल्ड होता है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जो हल्का होता है जिसमें मिक्सचर किया हुआ है बहुत सारा, उसकी डेंसिटी कम होगी, हमें पता है। ओके जी। अब बाइंड फोर्स क्या होती है? बाइंड फोर्स होती है रो एल वी एल जी। अब देखना ध्यान से, ये रो एल वी एल क्या चीज है? ये रो एल वी एल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड और वो यहां पे इस केस में क्या है? वाटर। अगर मैं इस केस में लूं, रो बी क्या आएगा? एफ बी क्या आएगा? बाइंड फोर्स रो एल वी एल जी। अगेन यहां पे जो रो एल है दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, और वो लिक्विड यहां पे क्या है? वाटर है। ओके, यहां पर जी है, यहां पर जी है, तो रो एल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों केसेस में मैंने क्या लिया? वाटर लिया, वाटर लिया। जी में कोई फर्क नहीं, क्योंकि मैं उसी जगह पे काम कर रहा हूं अपना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यहां पे जी है और यहां पर भी जी है। अब बात किस पे आ गई सारी? वीएल पे। वीएल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड कितना होता है? जितना वॉल्यूम ऑफ क्राउन इनसाइड होगा पानी के। इतनी बात आ रही है समझ में? अब चलते हैं इन 5 kgs के ऊपर। ये जो 5 kgs के क्राउन है, इस 5 kg को मास को मैं लिख सकता हूं रो इंटू वी। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ दिस क्राउन, और यहां पे क्या है? ये मास को लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस क्राउन। इसको रो 1 v1 रो 2 v2 ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या चीज है कि इन दोनों क्राउन्स में से मुझे एक बात तो पक्की पता है कि एक प्योर गोल्ड का बना है और एक इम्प्योर का बना है। दैट मीन्स एक हल्का होगा और एक भारी होगा। हल्का भारी मीन्स एक की डेंसिटी कम होगी और एक की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब इन दोनों में से एक डेंसिटी ज्यादा होगी और एक डेंसिटी कम होगी। ये बात पक्की है। अब अगर इन दोनों में एक डेंसिटी ज्यादा है और एक डेंसिटी कम है, और मुझे यह पता है कि रो 1 v1 और रो 2 v2 इक्वल है एक दूसरे के, कितना इक्वल है? 5 kg का इक्वल है, मास तो सेम है ना दोनों का। तो बेटा अगर इन दोनों में से एक की डेंसिटी ज्यादा है, मान लो कि ये मेरा प्योर गोल्ड का है, अगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, और ये इम्प्योर का है, तो अगर ये प्योर गोल्ड का है तो ये रो 1 रो 2 से ज्यादा होगा। रो 1 रो 2 से ज्यादा होगा, तो रो 1 अगर रो 2 से ज्यादा है तो v1 v2 से कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम आना चाहिए 5। समझे? मतलब मेरा कहने का ये है, अगर मेरी ये डेंसिटी 1 है और या ये डेंसिटी मेरी 5 है और ये डेंसिटी मेरी 1 है, तो रो 1 रो 2 से बड़ी है, तो मुझे यहाँ वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा? 1, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना रखना पड़ेगा? 5। तभी तो 5 1 ज़ा 5 और 1 5 ज़ा 5 आएगा। तो मेरा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा v2। तो कहने का मतलब है मेरा ये कि अगर मेरा क्राउन 1 प्योर गोल्ड का है और मेरा क्राउन 2 इम्प्योर गोल्ड का है या मिक्सिंग से बना हुआ है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि दोनों 5 kg के। समझ में आई बात? फिर से सुन लो, दोनों क्राउन 5 kg के, इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी डेंसिटी कम, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, और इसका वॉल्यूम कम होगा, तभी तो ये दोनों 5 kg के बनेंगे। अब एक बात पक्की होगी मेरी, v2 इज ग्रेटर देन v1, की इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम से ज्यादा है। अब जब मैं दोनों को पानी में डालूंगा तो ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा और ये कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा? अब ध्यान से समझना मेरी बात। जब मैंने इसको पानी में डाला और इन दोनों को पानी में डाला, कौन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा? कौन ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को? ये करेगा, क्योंकि इसका अपना वॉल्यूम ज्यादा है। अगर ये ज्यादा डिस्प्लेस करेगा वाटर को तो इसका ये VL ज्यादा हो गया। अगर VL ज्यादा हो गया तो यहां पे लगने वाली V2 पे फोर्स ज्यादा हो गई, बाइंड फोर्स, और ये वाला वॉल्यूम कम है, यहां पे V1 कम है ना, तो यहां पे बाइंड फोर्स कम लगेगी।
तो दैट मीन्स यहाँ पे कम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ये वाला क्राउन पानी का, और बाइंड फोर्स भी क्या लगेगी, कम लगेगी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे बाइंड फोर्स कम, यहाँ पे बाइंड फोर्स ज्यादा। वेट तो दोनों केसेस में सेम है, इसका 5 kg मतलब अगर जी को 10 ले लूं, इसका वेट 50 न्यूटन, इसका भी वेट 50 न्यूटन है। अब नीचे से लगने वाली बाइंड फोर्स क्राउन 2 में ज्यादा है और क्राउन 1 में कम है। तो ये मेरा क्राउन 1 और ये मेरा क्राउन 2, जब मैंने इनको यहां पे डाला तो क्राउन 2 के ऊपर जो बाइंड फोर्स लगी, जिसको मैं FB2 बोल रहा हूं, और यहां पे बाइंड फोर्स लगी FB1, तो FB2 जो है बेटा वो ज्यादा होगी और FB1 कम होगी। अब सेम वेट की चीजों को जब आप पानी में डालते हो तो एक पे ज्यादा फोर्स लग रही है नीचे से और एक पे कम लग रही है, और ज्यादा किस पे लगेगी, जिसका ज्यादा वॉल्यूम है। ज्यादा वॉल्यूम किसका है, जिसकी डेंसिटी कम है, और डेंसिटी किसकी कम है, जो इम्प्योर है। अब ये सारे का सारा, इसमें कोई कैलकुलेशन तो नहीं करी हमने, कोई मेजरमेंट करी हो, कोई मासेस के लिए हो, कोई वेइंग मशीन लाए हो, कुछ भी नहीं है। तो मैंने समझाने के लिए एग्जांपल लिया आपको। तो आर्किमिडीज ने तो प्रिंसिपल दिया था, तो जब राजा के सामने आर्किमिडीज ने बोला कि नहीं नहीं मैं तो बता सकता हूं, तो आर्किमिडीज को बस इतना पता था कि इन दोनों को जब क्राउन्स को मैं पानी में डालूंगा तो जो ज्यादा डूबा हुआ होगा वो असली होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। ज्यादा डूबने का मतलब, कोई चीज ज्यादा कब डूबती है, जब नीचे से बाइंड फोर्स कम लगती है। कोई चीज ज्यादा कब डूबती है, जब नीचे से बाइंड फोर्स कम लगती है, क्योंकि अगर बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगी तो ये तो इसको ऊपर उठा देगी। तो जो ज्यादा डूबी हुई है, ज्यादा डूबा हुआ क्राउन है, उसके ऊपर बाइंड फोर्स कैसी लग रही है, कम लग रही है। कम बाइंड फोर्स का मतलब है उसने कम वॉल्यूम डिस्प्लेस किया। कम वॉल्यूम डिस्प्लेस का मतलब है उसकी डेंसिटी ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, प्योर वाले की। तो जब आर्किमिडीज ने देखा क्राउन 1 और क्राउन 2 में से क्राउन 1 ज्यादा डूबा हुआ है और क्राउन 2 ऊपर उठा हुआ है, तो उसने बता दिया कि ये वाला है जी नकली और ये वाला है असली। तो हुआ क्या, राजा जी बहुत ज्यादा खुश हो गए और उन्होंने बहुत बड़ा इनाम दिया आर्किमिडीज को। नाउ दिस इज जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किमिडीज। आपकी बुक में सिर्फ इतना सा दे रखा है एनसीईआरटी में कि अगर आप प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक करना चाहते हो तो आर्किमिडीज को यूज कर सकते हो। सो आई थॉट आपको ये मैं समझाऊं थोड़ा सरल वे में, ताकि आप समझ जाओ कि कैसे प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक करोगे। तो एक सिंपल सी लाइन में फिर बताऊं, आपके पास एक प्योर गोल्ड और एक इम्प्योर गोल्ड है, दोनों का सेम मास है 10 किलो 10 किलो। अब आपको बताना कौन सा असली कौन सा नकली। पानी में डालो दोनों को, जो ज्यादा डूबा हुआ होगा वो असली है और जो कम डूबा है वो नकली है। ज्यादा डूबा क्यों है वो, क्योंकि उसके ऊपर बाइंड फोर्स जो नीचे से लग रही है वो कम है। वो क्यों लग रही है, क्योंकि उसने वॉल्यूम कम डिस्प्लेस किया। वो क्यों डिस्प्लेस किया उसने, वॉल्यूम कम, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है दैट मीन्स वो प्योर गोल्ड है, क्योंकि प्योर गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। तो एप्लीकेशंस में पहली एप्लीकेशन तो ये हो गई। दूसरी अगर मैं बात करूं, आपके घर में, सबके घर में दूध आता होगा, या तो कोई दूध डालने वाला आता होगा, या आपने दूध वैसे पैकेट्स वाला लगवाया होगा। तो अब होता क्या है कि मेरे पास मान लो बीकर में यहाँ पे दूध पड़ा हुआ है, तो मेरे पास एक डिवाइस है कुछ इस तरीके की, इस तरीके की। यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं और यहाँ पे हमने कुछ लेड शॉट्स रखे होते हैं, मर्करी रखा होता है ताकि ये बैलेंस रहे। जब मैं इसको ऐसे डालूं तो ये सीधा खड़ा रहे। यहाँ पे वेट डाला होता है हमने, ठीक है। अब होगा क्या, मैं इसको उठाऊंगा और इस दूध में रख दूंगा। अब होगा क्या, मुझे ये चेक करना है कि ये जो मेरा मिल्क है ये प्योर है या इम्प्योर है। मिल्क इम्प्योर कैसे बनता है, वाटर मिक्स करते हैं उसमें, पानी मिक्स करोगे ना अगर आप दूध में तो वो इम्प्योर हो जाएगा। प्योर का मतलब आपने उसमें कुछ मिक्सिंग नहीं करी हुई। तो दूध में जब आप ये वाली डिवाइस उठा के इसमें डालोगे, जब आप ये डिवाइस उठा के इसमें डालोगे तो होगा क्या कि ये डिवाइस जब आपने इसमें डाली तो इसने यहाँ पे पड़े हुए दूध को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, बाइंड फोर्स लगाएगा, और वो कितनी लगाएगा, FB रो LV/LG। सो दैट मीन्स ये जो बाइंड फोर्स लग रही है ये किस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो लिक्विड जो है यहाँ पे वो क्या है, मिल्क जिसको डिस्प्लेस किया गया है।
तो दैट मीन्स अगर यहां पे प्योर मिल्क है, और आपको पता है प्योर मिल्क की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी जो प्योर मिल्क की होती है वो ज्यादा होती है किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो अगर मेरा यहां पे प्योर मिल्क है तो उसका डेंसिटी ज्यादा हुई। अगर डेंसिटी ज्यादा हुई, अगर डेंसिटी क्या हुई? ज्यादा हुई, तो वो क्या करेगा? बाइंड फोर्स भी क्या लगाएगा? ज्यादा लगाएगा। समझ में आ रही है बात? तो अगर बाइंड फोर्स ज्यादा लगेगी तो ये वाला जो है मेरा, जो ये है मेरा, ये कुछ ऊपर उठेगा, और जब ऊपर उठेगा तो मुझे कुछ ना कुछ यहां पे ये ऐसे रीडिंग देगा। और आपको पता है अगर रीडिंग आपकी 30 और 32 के बीच में आती है तो मिल्क आपका प्योर होता है। अच्छा सर, अच्छा अगर मैं इसको उठा के पानी में डाल दूं, अगर मैं इसको उठा के पानी में डाल दूं तो अब बाइंड फोर्स कौन लगाएगा? रो एल। कौन है? वाटर है, वाटर लगाएगा। और वाटर की डेंसिटी कम होती है, मतलब कम बाइंड फोर्स लगेगी। अगर बाइंड फोर्स कम लगेगी तो वाटर के केस में ये जो है ये पूरा ही डूब जाएगा, मतलब ऊपर टिप तक आ जाएगा ये ऐसे। तो यहां से मुझे पता लग जाएगा कि ये तो प्योर वाटर है। अब अगर मैंने मिल्क में वाटर मिक्स कर दिया, अगर मैंने मिल्क में वाटर मिक्स कर दिया तो क्या होगा? तो मेरी जो डेंसिटी बनेगी यहां पे मिल्क की, जिसमें मैंने पानी मिक्स किया हुआ है, वो प्योर मिल्क से कम होगी और वाटर से ज्यादा होगी। समझ रहे हो? अगर मैंने सिर्फ पानी लिया तो उसकी डेंसिटी इतनी, अगर प्योर मिल्क लिया तो उसकी डेंसिटी इतनी, अगर दोनों को मिक्स कर दिया तो इनकी डेंसिटी इन दोनों के बीच में होगी कहीं पे। तो उस केस में ये मुझे कुछ इस तरीके से रीडिंग देगा, समथिंग लाइक दिस। तो यहां पे रीडिंग मुझे मिली मान लो 15। तो 15 मींस ये इम्प्योर मिल्क है। 30-32 के आसपास आती है तो मेरी रीडिंग जो है वो कैसी होती है? सही है, मेरा मिल्क प्योर है। अब ये डिवाइस जिसको आप यूज कर रहे हो, इसको यूज कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं लैक्टोमीटर। फोटोग्राफ देखो अब ध्यान से, जो चीज मैंने समझाई वो दिख रही है आपको? जब मिल्क में हम इसको डालेंगे तो ये कैसे बिहेव करता है, और लैक्टोमीटर जो होता है वो एक गिवन मिल्क सैंपल की प्योरिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैक्टोमीटर। ढंग से देख लो ये डिवाइस लैक्टोमीटर। अगेन मैंने पूरा लैक्टोमीटर आपको एक्सप्लेन किया बाइंड फोर्स को लेके, दैट मींस अगेन इट इज द एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किस डेंसिटी में आपने उसको इमर्स किया उतनी ही बाइंड फोर्स लगेगी। प्योर मिल्क ही ज्यादा है तो उसमें ज्यादा, वाटर में है तो उसमें कम। ओके, एक और इसकी एप्लीकेशन है, अब है हमारे पास बेटा हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो डेंसिटी ऑफ अ गिवन लिक्विड, उसको डिटरमिन करने के लिए हम करते हैं डेंसिटी को। काम कैसे करता है? बिल्कुल लैक्टोमीटर जैसे। तो हम क्या करेंगे, एक गिवन लिक्विड में इसको इमर्स करेंगे ऐसे, और वो लिक्विड की डेंसिटी होगी कुछ अपनी रो एल, तो वो उस हिसाब से बाइंड फोर्स लगाएगा। तो ये रो एल डिसाइड करेगा ये कितना ऊपर कितना नीचे रहेगा। यहाँ पे मार्किंग्स होती हैं हमारे पास, तो मार्किंग से हमें पता लग जाता है कि इसकी डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी है। नेक्स्ट अभी मैं यही करवाने वाला हूँ, क्या होती है रिलेटिव डेंसिटी, दैट आई विल टेल यू। तो किसी भी बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी अगर मुझे पता करनी हो या डेंसिटी पता करनी हो तो मैं हाइड्रोमीटर यूज करता हूँ। तो 3 एप्लीकेशन आई आपको समझ में, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। तो ये बना आपका एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। फर्स्ट क्या है? टू डिटरमिन प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कैसे, वो मैं समझा चुका हूं आपको। टू डिटरमिन
प्योरिटी ऑफ मिल्क, थर्ड टू डिटरमिन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इनको जल्दी से लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन दिए हैं वो मैं डिस्कस करता हूं। ओके, तो यहां पे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg। तो आप एक वेइंग मशीन पे खड़े हो यहां पे, और इसने जो यहां पे नीचे रीडिंग है वो मुझे 42 kg बताई। ये रीडिंग डिजिटल थी, यहां पे 42 kg लिखा आया। अब क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है कि एक्चुअली में रियलिटी में आपका मास, रियलिटी में इन रियलिटी आपका जो मास है वो ग्रेटर देन 42 kg है या लेस देन 42 kg है। ग्रेटर देन 42 है या लेस देन 42 है, ये आपसे वो पूछ रहा है। अब सोचो इसके बारे में कैसे कर सकते हो आप आंसर, बायंसी की टर्म्स में सोचो। मैंने आपको बताया था बायंट फोर्स कौन लगाता है, फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। फ्लूइड डिस्प्लेस्ड में जो होता है आपका वो लिक्विड भी आता है और गैस भी आती है। और गैस, एयर की अगर मैं बात करूं तो गैस ही तो है। जब आप खड़े हो वेइंग मशीन पे और वो 42 kg आपको बता रही है, तो आपने यहां पे खड़े होकर यहां वाली एयर को डिस्प्लेस किया है साइड में, तो वो एयर आपके ऊपर क्या लगाएगी, एक बाइंड फोर्स लगाएगी। और वो बाइंड फोर्स जब लगती है अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है, दैट मीन्स आपका वेट कुछ होगा। एक्चुअल वेट मैं मान लेता हूं कि ट्रू वेट जिसको बोलते हैं, ट्रू वेट अगर आपका W है और बाइंड फोर्स आपके ऊपर एयर ने जो लगाई, बाइंड फोर्स बाय एयर, वो आपके ऊपर लगी FB। बाइंड फोर्स क्या लगी आपके ऊपर, FB। तो इस वेट में से जब मैंने बाइंड फोर्स को माइनस किया तो मुझे वैल्यू मिली 42। मतलब मेरा जो ट्रू वेट है W वो 42 प्लस FB है। मतलब बाइंड फोर्स को मुझे ऐड करना पड़ेगा 42 में, तब मेरे पास एक्चुअल वेट आएगा या एक्चुअल मास आएगा। तो वेट जो है मेरा एक्चुअली दैट इज ग्रेटर देन 42 kg के जो कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑब्वियसली G से मल्टीप्लाई करोगे उसको आप। तो जो मेरा एक्चुअल वेट है वो 42, या मास कह लो आप, एक्चुअल मास जो है मेरा वो 42 kg से ज्यादा होगा, क्योंकि बाइंड फोर्स आपको उसमें ऐड करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आया समझ में? यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg when measured on a weighing machine. In reality, one is heavier than the other. Can you say which one is heavier and why? ये प्योरिटी ऑफ गोल्ड वाला केस है। जैसे दोनों ही 5 kg का गोल्ड थे, एक प्योर और एक इम्प्योर। वो बोल रहे हैं यहां पे कि आपके पास एक बैग है, एक है कॉटन का बैग और दूसरा है आयरन बार। दोनों का मास है 100 kg। MC ले लेते हैं इसको, मास ऑफ कॉटन, मास ऑफ आयरन, दैट इज 100 kg। अब आपको बताना है एक्चुअली कौन ज्यादा हैवी है, इसके बारे में आपको अब इसका आंसर बताना है, तो ध्यान से समझना। अब दोनों ही 100 kg हैं आपके, क्लियर है? तो अब होगा क्या कि अगर मैं मासेस को बोलता हूं मास ऑफ कॉटन इज, एक्चुअली इट इज, जब ये 100 kg बता रहा है मेरे को, मान लो ये रीडिंग है मेरे पास, ये रीडिंग आई 100 kg, ये भी रीडिंग आई 100 kg, क्लियर है? तो अब यहां पे अगर मैं रीडिंग की बात करूं, ये 100 kg की और ये 100 kg की है। अगर इसको मैं न्यूटन में करना चाहूं तो G को 10 ले लेते हैं, चलो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन गया 1000 न्यूटन वेट है इसका, और इसका भी कितना बन गया, 1000 न्यूटन वेट बन गया। तो रीडिंग मेरे पास दोनों की कितनी आ गई, 1000 न्यूटन। पर एक्चुअली में एक भारी और एक हल्का, ऐसा क्यों? अब देखो, इसको और इसको मैंने एयर में रखा है, तो एयर इनके ऊपर क्या लगाएगी, बाइंड फोर्स लगाएगी, और बाइंड फोर्स होती है ρLVLG, और यहां पे भी बाइंड फोर्स लगेगी। ये बाइंड फोर्स लगी कॉटन पे और ये लगेगी आयरन पे, ρLVLG। G तो दोनों के लिए सेम है। अब ρL भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि यहां पे ρL जो है वो एयर का होगा
जिसको डिस्प्लेस किया गया यहाँ भी एयर का होगा। तो बात किस पे आ गई सारी, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड पे। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी डिस्प्लेस होगी, जितना इनका अपना वॉल्यूम होगा। सो VL इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉटन आयरन। तो समझ लो ढंग से, हजार की रीडिंग थी, बाइंड फोर्स लगती है रोएल VLG और लिक्विड की जगह यहां पे एयर है, तो डेंसिटी ऑफ एयर सेम, जी सेम। बात आई अब कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे ये दोनों, कॉटन कितना करेगा, आयरन कितना करेगा, जिनका इतना उतना करेगा जितना इनका अपना वॉल्यूम होगा। इनका अपना वॉल्यूम जो है मैं बात करता हूं, इस पे आ जाओ 100 kg पे। अब मास को मैं क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब मास ऑफ कॉटन इज डेंसिटी ऑफ कॉटन इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉटन, मास ऑफ आयरन इज डेंसिटी ऑफ आयरन इंटू वॉल्यूम ऑफ आयरन। अब दोनों ही कितने हैं, 100 kg। तो दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, रो सी वी सी इज इक्वल टू रो आई वी आई। समझ में आया। अब कॉटन और आयरन में, रुई में और लोहे में डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आयरन की होती है ना। तो रो सी इज लेस देन रो आई, मतलब आयरन का डेंसिटी कॉटन से ज्यादा है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ कॉटन विल बी मोर देन द वॉल्यूम ऑफ आयरन। ये आ गया आंसर हमारे पास ऐसे। अगर वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज्यादा है तो वो जो एयर को डिस्प्लेस करेगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। मतलब यहां पे जो FBC में कर रहा था, VC कर लेते हैं, यहां पे इसको VC नहीं करते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड था ना ये, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। सो वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इन केस ऑफ कॉटन is greater than the volume of air displaced in case of iron, because volume of cotton is greater than volume of iron। ये आया बेटा आपको समझ में। 100 किलो के मेरे पास कॉटन और आयरन है। अब डेंसिटी जो आयरन की है वो ज्यादा होती है कॉटन से, हमें पता है। तो अगर मुझे दोनों के 100 kg चाहिए तो मुझे वॉल्यूम ज्यादा लेना पड़ेगा कॉटन का। तो वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज्यादा है आयरन से। अगर वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज्यादा है आयरन से तो कॉटन ज्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा। अगर कॉटन ज्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा तो कॉटन के ऊपर एयर ज्यादा बाइंड फोर्स लगाएगी। सो दैट मीन्स मेरे पास ये जो रीडिंग्स आ रही हैं, ये 1000 न्यूटन की जो रीडिंग्स आ रही हैं, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं। अब इधर लिखते हैं कॉटन, इधर लिखते हैं आयरन। थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं कॉटन। तो कॉटन के केस में बेटा जो रीडिंग आई वो कैसे आई, इसका जो ट्रू वेट होगा उसमें से बाइंड फोर्स माइनस करी गई होगी। यहां पर भी रीडिंग कैसे आई होगी, इसके ट्रू वेट में से WC ले लेते हैं, इसको WI ले लेते हैं, उसमें से बाइंड फोर्स माइनस की गई होगी। दैट मीन्स इसका ट्रू वेट कितना हुआ कॉटन का, रीडिंग प्लस FBC। और यहां पे आयरन का एक्चुअल वेट कितना हुआ, रीडिंग प्लस FBI। सो दैट मीन्स वेट ऑफ कॉटन इज 1000 प्लस बाइंड फोर्स ऑन कॉटन। यहां पे वेट ऑफ आयरन इज रीडिंग प्लस बाइंड फोर्स ऑन आयरन। अब मुझे बताओ बाइंड फोर्स जो है वो कॉटन पे ज्यादा लग रही है या आयरन पे, कॉटन पे लगेगी क्योंकि वॉल्यूम ऑफ कॉटन ज्यादा है। तो अगर कॉटन पे ज्यादा लगेगी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हुई, ये भी तो 1000 ही है। तो 1000 में आप यहां पे ज्यादा टर्म ऐड कर रहे हो और वहां पे कम, तो WC जो है वो ज्यादा निकल के आएगा WI से। तो हैवी कौन हुआ बेटा एक्चुअली में, कॉटन। अगर ये आपको क्वेश्चन आ गए ना समझ में, ये वाला और गोल्ड वाला, दैट मींस आपका दिमाग खुल गया इस चैप्टर को लेके। मार्क माय वर्ड्स, थोड़ा सा मेहनत लगेगी पर लगाओ। मैंने बहुत आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है चीजों को।
समझ में आई बात? चलो नोट डाउन कर लो इसको। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, इट इज रिलेटिवली वेरी सिंपल। आपने डेंसिटी के बारे में तो सुना होगा। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम। किसी भी बॉडी की डेंसिटी आप कैसे निकाल सकते हो? उसका मास निकालो और उसका वॉल्यूम निकालो, उसको डिवाइड कर दो। अब गिवन कंडीशंस में डेंसिटी नॉर्मली चेंज होती नहीं है, तो अब मेरे पास डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अवेलेबल है। एक कोई भी सब्सटेंस है, मान लो मरकरी है मेरे पास, एग्जांपल ले ली। मेरे पास डेंसिटी ऑफ मरकरी है और उसको मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया। और डेंसिटी ऑफ वाटर आप याद कर लो 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको याद करना है, फॉर्मूला टाइप या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वाटर की डेंसिटी याद रखना हमेशा 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है मरकरी की डेंसिटी होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। तो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया 13600 अपॉन 1000। मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आया आंसर 13.6। तो इससे मुझे ये पता चल रहा है, पता क्या चल रहा है मुझे यहां से इतनी कैलकुलेशन करने के बाद, कि जो मरकरी है वो वाटर से 13.6 टाइम्स हैवियर है। मतलब बेटा ये कि अगर आप दो बीकर लो जिनका वॉल्यूम सेम है और उनको इक्वल हाइट तक भर दो, एक को भरो आप मरकरी से, एक को भरो आप वाटर से। दोनों का क्या सेम रखा आपने? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इसका भी V है, इसका भी V है। अब मैं इन दोनों को वेइंग मशीन पे ले गया, नीचे मैंने वेइंग मशीन लगा दी, यहां पे भी और यहां पर भी। वेइंग मशीन मुझे रीडिंग बताएगी इसके वेट की, और जब मुझे वेइंग मशीन ने इसके वेट की रीडिंग बताई और वो वेट जब मैंने चेक किया तो मैंने ये देखा कि जो मरकरी का वेट निकल के आया वाटर से, वाटर का जो वेट था और जो मरकरी का वेट था, तो वेट ऑफ मरकरी वाज 13.6 टाइम्स वेट ऑफ वाटर। क्यों सर ऐसा क्या हो गया? वेइंग मशीन में जब मैंने इक्वल वॉल्यूम रखे दोनों के, तो वेइंग मशीन ने मुझे जो मरकरी का वेट बताया वो वेट ऑफ वाटर के 13.6 टाइम्स था। क्यों? वेइंग मशीन क्या होती है? वेइंग मशीन वेट बताती है, दैट इज mg। जी तो दोनों के लिए सेम होगा, बात आई m पे। m क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम तो दोनों का सेम लिया मैंने। अब बात आती है डेंसिटी की, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है 13.6 या 13,600 और इसकी होती है वाटर की 1000। तो ये बना इसका मास और ये बना इसका मास। ये इसका m है मरकरी का, मरकरी को Hg लिखते हैं, और ये मास है H2 होगा, क्योंकि मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपने वॉल्यूम सेम रख भी लिया, दोनों को सेम बीकर्स में डाल के सेम हाइट तक, पर डेंसिटी तो मरकरी की ज्यादा ही रही ना। अब क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है मरकरी की, तो इसीलिए उसका मास भी ज्यादा गिना जाएगा यहाँ पे। अगर उसका मास ज्यादा है, तो उसका वेट भी ज्यादा आएगा। तो ये चीज मैं कहां से बता सकता हूं कि मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स ज्यादा हैवी है वाटर से? ये मैं कहां से बता पाया? जब मैंने उनकी डेंसिटीज को कंपेयर किया। तो जब आप किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करो तो आपको यह पता लग जाएगा कि सेम वॉल्यूम लेने पर ये वाला जो सब्सटेंस है ये कितने टाइम्स हैवी होगा वाटर से। अगर यहां पे आंसर 2 आए तो वो सब्सटेंस सेम वॉल्यूम में कितना हैवी होगा वाटर से? 2 टाइम्स। अगर 0.5 आए
तो ये वाला सब्सटेंस सेम वॉल्यूम में वाटर से कितने टाइम्स हैवी होगा? 0.5 टाइम्स, मतलब हाफ हो जाएगा। तो ये जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं कि 13.6 टाइम्स, 2 टाइम्स, 0.5 टाइम्स, ये एक्चुअली इनका एक नाम है और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी से अगर आप एक गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी को डिवाइड कर दो तो उस सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी और वो आपको ये बताएगी कि वाटर के कंपैरिजन में कितने गुना वो भारी होगा अगर आप सेम वॉल्यूम उनका भरते हो कटोरी में। मतलब मैंने 2 कटोरियां ली, बाउल्स लिए, एक को पूरा मरकरी से भर दिया, एक को पूरा मैंने पानी से भर दिया, तो मरकरी वाला हैवी फील होगा मुझे क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है और उसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी है? 13.6 टाइम्स, मतलब 13.6। तो टॉपिक है आपका रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी आप कैसे बोल सकते हो, डिफाइन कर सकते हो? So relative density of a substance is defined as the ratio of density of substance to density of water. डेंसिटी ऑफ वाटर आपने याद रखनी है, स्टार लगा रहा हूं मैं इस पे, इंपॉर्टेंट है। (1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे। फॉर मर्करी relative density is equal to 13,600 upon 1000, 13.6। वाटर की relative density कितनी होगी? इंटरेस्टिंग, वाटर की relative density, वाटर की वाटर से डिवाइड कर दोगे, 1000 upon 1000, that will be 1। It is a dimensionless quantity and unitless। क्या मतलब हुआ इसका? मास, लेंथ, टाइम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुछ भी यूज नहीं होता इसको बताने के लिए, क्योंकि डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, कोई भी इसके यूनिट्स नहीं आते। सो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, जस्ट नोट इट डाउन। ओके, इसके बाद एक एग्जांपल दे रखी है, वो एग्जांपल क्या है कि सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है 10.8। तो वो पूछ रहा है डेंसिटी ऑफ सिल्वर बता दो कितनी है। तो आपको पता है ये 10.8 कैसे आया होगा? डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000। सो 10.8 इंटू 1000 विल बी डेंसिटी ऑफ सिल्वर। सो डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितनी निकल के आएगी? 10,800। अब यूनिट आएंगे इसके केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि आप डेंसिटी बता रहे हो, रिलेटिव डेंसिटी के यूनिट्स नहीं होते। ठीक है जी। सो बायंसी क्लियर, बायंड फोर्स क्लियर, आर्किमिडीज क्लियर, राजा की कहानी क्लियर। अगर प्योरिटी ऑफ गोल्ड आपको बतानी हो, क्राउन कौन सा है, वो आपको क्लियर हो गया। कॉटन आयरन की एग्जांपल क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी आपको क्लियर होगी। नाउ यू आर वेल वर्स विद दिस चैप्टर नाउ।
अब आपका क्या काम है, आगे है एक्सरसाइज, बैक एक्सरसाइज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, फिर बोल रहा हूं, सारी एक्सरसाइज एक बार खुद जरूर ट्राई करना, उसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, देन योर अंडरस्टैंडिंग विल बी बेटर। फाइन। So just keep revising, maintain discipline, maintain the proper notes. I will see you in the next video. Till then, keep revising. Thank you.